Bismillahirrahmanirrahim. Uh, we were discussing about the compass survey. Right? There's our fourth practical, in which basically we will be interested to find out the distance between two inaccessible points. Okay, suppose अगर दो पॉइंट्स हैं वो प्रैक्टिकली इनएक्सेसिबल हैं, ठीक है, टेप चेन के जरिए आप उसके मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो कंपास के जरिए हम उसका दो पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। और सेकंड जो प्रैक्टिकल है या सेकंड पार्ट जो है दैट इज द कंपास ट्रेवर्सिंग, ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। अगर जिस एरिया की आप सर्वे करते हैं उसकी जब हम बाउंड्री लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये जो फ्रेम वर्क ऑफ लाइंस होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेवर्स। ओके, तो कंपास के जरिए हम इन ट्रेवर्स की बियरिंग फाइंड करेंगे और फिर उन बियरिंग से हम उसकी प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट्स हैं इस प्रैक्टिकल नंबर 4 के। सो इन प्रीवियस क्लास we have discussed that why we are using the compass survey as compared to the chain survey. So we have discussed that the chain survey is recommended for small areas having less details, normally leveled areas. Okay, so अगर आपका एरिया जो है अगर वो लार्ज है, उसमें डिटेल्स ज़्यादा है या उसमें अंडुलेशन ज़्यादा है, तो फिर चेन सर्वे आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हम कंपास सर्वे यूज़ करेंगे, ठीक है। And also we have discussed in detail the different types of compass and the different components or different parts of the prismatic compass. ये previous class में हमने discuss किया था. Also we have discussed the different types of the meridian, okay, या different types of the bearing. कि suppose आप जो angle measure करते हैं, either it will be with respect to the true north, or it will be with respect to the magnetic north, or it will be with respect to some arbitrary direction. तो इसकी बेस पे जो बियरिंग्स होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, उसको फिर हम ट्रू बियरिंग कहते हैं या मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं या उसको आर्बिट्ररी बियरिंग कहते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था इसको। Also we have discussed the whole circle bearing and reduced bearing, okay. If the angle is measured with respect to the north, okay, either if the line is in first quadrant or second quadrant or third quadrant or in fourth quadrant, तो अगर उस लाइन का जो एंगल है अगर वो आप विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ मेजर कर ले तो उसको होल सर्कल बियरिंग कहते हैं, ठीक है। और अगर सपोज जो लाइन है इफ इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसको फिर हम विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ मेजर करते हैं। और अगर लाइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम फिर विद रिस्पेक्ट टू द साउथ मेजर करते हैं, ठीक है। तो इनको फिर क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग्स कहते हैं या इनको रिड्यूस्ड बियरिंग्स कहते हैं, ठीक है। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। नाउ वी हैव सम अदर टर्मिनोलॉजीज, उसके बाद जो है फिर हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे वो दो प्रैक्टिकल्स के कंपास सर्वे के। तो हमारे पास एक फोर बियरिंग होता है और एक बैक बियरिंग होता है, ठीक है। सी सपोज अगर ये बाउंड्री पॉइंट्स है ना एरियाज के, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेशंस को डिफाइन करते हैं। अगर इस एरिया का आपने सर्वे करना है तो उसकी हम क्या करते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स, स्टेशन पॉइंट्स, इंस्ट्रूमेंट पॉइंट्स, उसको हम डिफाइन करते हैं ना। यहाँ पे आपने पिग्स लगाने होंगे, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी है और ये ई पॉइंट है, ठीक है। अब ये ए बी जो है इसको सर्वे लाइन कहते हैं, बाउंड्री लाइन कहते हैं। सिमिलरली बी सी एक लाइन है, सी डी लाइन है, डी ई एक लाइन है और ई ए एक लाइन है, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन है, ये एक फ्रेम वर्क बन जाता है, तो इसको ट्रेवर्स कहते हैं। और अगर आप देखें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट यहाँ पे मीट हो रहे हैं
तो इसको क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज। ओके, इसको क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं। नाउ कंपास सर्वे में फिर हम क्या करते हैं कि इस हर एक लाइन की हम होल सर्कल बियरिंग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कि ए स्टेशन पे आप कंपास को सेट कर लें तो सी ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन से आपने कंपास को बी के तरफ रोटेट करना होगा। सो यू विल मेजर दिस एंगल। ओके, सपोज दैट इज θ1। नाउ सी ये हमारा डायरेक्शन है, ए सी बी तक, बी से सी तक, सी से फिर डी तक, डी से ई तक, और ई से ए तक। ठीक है, ये डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज हम जा रहे। सो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने जो एंगल मेजर की, इसको फोर बियरिंग कहते हैं। ठीक है, अब सपोज इस ए बी लाइन की बियरिंग अगर आप बी पॉइंट से मेजर कर लें, मीन अगर बी पॉइंट पे आप कंपास को सेट कर लें, तो सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो बी ए इस लाइन का बियरिंग ये हो जाएगा। फिर सी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन आपने जो मेजर किए हैं, तो इसको फिर बैक बियरिंग कहते हैं। ठीक है, व्हेन यू मेजर्ड द बियरिंग ऑफ अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस, मीन जिस डायरेक्शन है आपका ना, जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है, जो प्रोग्रेसिव डायरेक्शन है, अगर उस डायरेक्शन में आप किसी लाइन की बियरिंग मेजर कर लें, दैट इज कॉल्ड दी फोर बियरिंग। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसी लाइन का बियरिंग मेजर कर लें, तो दैट विल बी कॉल्ड बैक बियरिंग। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स। सो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग। अब देखें, सपोज अगर ये एक लाइन है, ए बी लाइन है, ठीक है, तो अगर ए स्टेशन पे आप कंपास सेट कर लें, तो नॉर्थ से आपके पास ये एंगल आ जाएगा, दैट विल बी द फोर बियरिंग। अगर बी पॉइंट पे आप कंपास सेट कर लें, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, दैट विल बी द बैक बियरिंग। नाउ सी वी नो दैट ये जो एंगल है, दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग के दरमियान डिफरेंस कितना होगा जी, हम बताएं। व्हाट विल बी द एंगल डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग? अगर किसी लाइन की आप फोर बियरिंग ऑब्जर्व कर लें और उस लाइन की आप बैक बियरिंग ऑब्जर्व कर लें, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी कितना होगा? 180 डिग्री। 180। ठीक है, यहाँ पे देखे ना, ये ए बी लाइन है, ठीक है, तो ये θ1 जो है, दैट इज द फोर बियरिंग। यहाँ पे ये जो θ2 है, दैट इज द बैक बियरिंग। बट वी नो दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन। तो ये जो एक्स्ट्रा है, ये 180 बन रहा है ना। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन बैक बियरिंग एंड फोर्थ बियरिंग विल बी एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, तो सपोज अगर आपको फोर्थ बियरिंग गिवन है 22 डिग्री और रिक्वायर्ड ये है कि उसका बैक बियरिंग क्या होगा, सो इट्स बैक बियरिंग विल बी 202 डिग्री। इसके साथ जस्ट 180 डिग्री ऐड कर ले। ठीक है, तो द बियरिंग विच इज ऑब्जर्व्ड in the forward direction of a survey line, that is called the forward bearing, and the bearing which is observed in the backward direction, that is called the back bearing, and the difference between forward bearing and back bearing will be exactly 180 degree. ठीक है, चलिए एक और है, how you will compute the internal angle. See, सपोज अगर आपके पास एक लाइन है ए बी, ठीक है, और दूसरा लाइन है सपोज ए सी, मीन इस तरह अगर ट्रेवर्स बन रहे हैं ना, ए बी सी डी और ई। ठीक है, नाउ सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस एंगल ए, ये जो इंक्लूडेड एंगल है, इसको इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, और ये जो है इसको एक्सक्लूडेड एंगल कहते हैं, या इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। So sometime in survey we are interested to find out the interior angles. So how you will
find out the interior angle, how you will calculate the interior angle, how you will compute the interior angle from the bearing. तो सी जस्ट ए स्टेशन पे आप कंपास को सेट कर लें और ए बी का बियरिंग ऑब्जर्व कर लें ना, ए बी का बियरिंग मेजर कर लें, सपोज दैट इज थीटा 1। सिमिलरली ए ई का बियरिंग मेजर कर लें, ये होगा ना थीटा 2। नाउ व्हाट विल बी द इंक्लूडेड एंगल? थीटा 2 माइनस थीटा 1। रिमेंबर, ओके, अगर आपके पास दो लाइंस का सपोज ए बी और ए सी है ना, अगर इसका बियरिंग गिवन है तो इन दोनों का डिफरेंस लेके you will get the interior angle, या you will get the yes interior angle A, interior angle A आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है इसकी? फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, इंटीरियर एंगल। अच्छा जी, now see, whenever you are going to measure the bearing of a line, so first you will have to do some adjustment just to minimize the errors। तो तीन टाइप्स की मेन एडजस्टमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास मेनली दो टाइप्स के एडजस्टमेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड दी परमानेंट एडजस्टमेंट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड दी टेम्पररी एडजस्टमेंट। ठीक है, जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट्स लेते हैं ना, सर्विंग इंस्ट्रूमेंट से, तो आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी होगी टू मिनिमाइज द एरर, टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट, कि आपके पास एक्यूरेट डेटा आ जाए, तो उसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट जो है वो दो टाइप्स के हैं, वन इज कॉल्ड द परमानेंट एडजस्टमेंट और एक जो है टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है। परमानेंट एडजस्टमेंट जो होते हैं वो अक्सर एट द टाइम आप मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ठीक है, जब सपोज आप सर्विंग इंस्ट्रूमेंट या कोई सर्विंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो उस टाइम पे उसकी सिटिंग करते हैं, उसकी कैलिब्रेशन करते हैं और उसकी जो सारी सिटिंग करते हैं उसको परमानेंट एडजस्टमेंट कहते हैं। और टेम्पररी एडजस्टमेंट ये है कि सपोज आप ये स्टेशन पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं ना, तो ये टेम्पररी एडजस्टमेंट आपने हर एक स्टेशन पे करना होगा। ठीक है, और इसमें जो है फर्स्ट वन क्या है, सेंटरिंग है। सी कि आपका जो इक्विपमेंट है ये एग्जैक्टली पेग के ऊपर आप सेंटर कर लें। ठीक है, इस तरह ना हो कि सपोज आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो फिर आप जो एंगल ऑब्जर्व करेंगे वो गलत आएगा ना। तो आपने क्या करना है कि जो कंपास है वो एग्जैक्टली जहां पे पिग लगा हुआ है उसकी ऊपर आपने उसको सेट करना होगा, इसको सेंटरिंग कहते हैं। ठीक है, सेंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन। ठीक है, जिस एरिया की आप सर्वे करते हैं ना, तो उसकी बाउंड्री पॉइंट पे आपने पिग्स लगाए होंगे, तो अब इंस्ट्रूमेंट जो है एग्जैक्टली उस पिक की ऊपर आपने सेट करना होगा, दैट इज कॉल्ड द सेंटरिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रिज्मेटिक कंपास होते हैं उनकी उस तरह इक्विपमेंट कोई नहीं होता कि उसकी वजह से आप जो है उसको सेंटर कर दें, तो अक्सर सेंटरिंग फिर हम किस चीज से करते हैं, वो प्लम्बाब से करते हैं। ठीक है, अगर प्लम्बाब भी सेट नहीं होना तो फिर हम क्या करते हैं कि जस्ट एक छोटा सा पेबल उठाए, एक छोटा सा स्टोन उठा के उसके सेंटर की नीचे से हम गिराते हैं कि वो एग्जैक्टली पेग के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो सेंटरिंग जो है दैट इज वन ऑफ द टेम्पररी एडजस्टमेंट जिसको आपने हर एक स्टेशन पे करना होगा। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट किसी स्टेशन पे सेट करते हैं ना एंगल मेजरमेंट के लिए, तो वहीं पे आपने उसको सेंटर करना होगा। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज द लेवलिंग। लेवलिंग ये है कि आप एक कंपास को इस तरह सेट कर लेना कि इसकी इनसाइड ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है ये फ्री हो जाए। ठीक है, सी अगर इंस्ट्रूमेंट जो है हैंड इंस्ट्रूमेंट है, मीन अक्सर इंस्ट्रूमेंट जो है ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स नहीं करते, हैंड में पकड़ते हैं, तो अगेन आपने हाथ में उसको इस तरह पकड़ना होगा कि जो उसकी जो ग्रेजुएटेड डिस्क है, ये जो ग्रेजुएटेड डिस्क है ना, ये फ्री हो जाए। ठीक है, और अक्सर अगर सपोज ये कंपास आपने ट्राइपॉड पे सेट किया हुआ है, ठीक है, तो ट्राइपॉड पे जब कंपास को सेट करते तो आप इसको इस तरह अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं
कि ये कंपास जो है ये अप्रोक्सीमेटली और एग्जैक्टली लेवल हो जाए। और इसका पता किस तरह चलेगा? जब इसका ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है ना ये फ्री हो जाए और इस तरह मोमेंट कर ले, सर्कुलर मोमेंट इसमें प्रोड्यूस हो जाए या अप एंड डाउन मोमेंट इसमें प्रोड्यूस हो जाए। मीन जब ये सर्कुलर डिस्क फ्री हो जाए सो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इंस्ट्रूमेंट जो है अब ये लेवल हुआ है। ठीक है। तीसरा जो है टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, दैट इज द फोकसिंग। ठीक है। सी ये कंपास में जो प्रिज्म लगा हुआ है यहाँ पे, इसको आप फोकस कर लें अकॉर्डिंग टू योर आई साइट। ठीक है। हर बंदे की जो आई साइट होती है ना वो डिफरेंट होती है। तो प्रिज्म को आपने फोकस करना है कि आप प्रॉपरली और क्लियरली रीडिंग को ऑब्जर्व कर सके। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखें, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग। ये 3 जो है दीज आर दी टेम्पररी एडजस्टमेंट विच यू हैव टू परफॉर्म एट ईच एंड एवरी स्टेशन। जिस स्टेशन पे आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे तो आपने उसकी सेंटरिंग करनी होगी, लेवलिंग करनी होगी और प्रिज्म की फोकसिंग करनी होगी। ठीक है, कि रीडिंग जो है वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है। तो इसको टेम्पररी एडजस्टमेंट कहते हैं। क्लियर है? समझ आ रहे? यस सर। यस सर। यस सर। आप देखिए मोस्टली सपोज अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते या अगर आप रीडिंग प्रॉपरली नहीं लेते या इंस्ट्रूमेंट को आप प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं या अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला है तो क्या होगा? मेजरमेंट्स या जो रीडिंग्स आप लेंगे उसमें एरर्स होंगे। ठीक है। सो नॉर्मली कंपास सर्वे में 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं। वन इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगेन फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर कि सपोज अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला है, अक्सर क्या होता है कि जो ग्रेजुएटेड डिस्क है ना इससे ये रीडिंग जो है ये अक्सर खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, तो आप प्रॉपर रीडिंग फिर नहीं ले सकते। या इंस्ट्रूमेंट जो है ये प्रॉपरली लेवल नहीं हो रहा। ठीक है। उसमें मसला आ जाता है, उसकी पाइवोट में मसला आ जाता है या उसका जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें मसला आ जाता है, तो फिर आप जो रीडिंग लेंगे वो गलत होंगे ना। तो वो जो एरर आएगा दैट विल बी कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ एरर जो है दैट इज द पर्सनल एरर विच इज ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपरेटर। जो बंदा रीडिंग्स लेते हैं ना, सपोज अगर उसको सेंटरिंग और लेवलिंग नहीं आ रहा या उसको फोकसिंग का पता नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर लेवल नहीं कर सकता, वो फिर रीडिंग ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो जाहिर बात है उससे जो एरर आएगी दैट विल बी कॉल्ड द पर्सनल एरर। ठीक है। और थर्ड टाइप का जो एरर होता है कंपास सर्वे में दैट इज ड्यू टू द नेचुरल काजेस। जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, सपोज जिस एरिया में आप सर्वे करते हैं अगर वहां पे कोई आयरन स्टॉक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो जिससे मैग्नेटिक नीडल इफेक्ट हो सकता है ना, अगर इस तरह एरिया में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आयरन लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो, नियर बाई एरिया में अगर आयरन अवेलेबल है तो जो मैग्नेटिक नीडल है उनका इंक्लिनेशन, ठीक है, उनका जो डायरेक्शन है नॉर्थ के साथ वो इफेक्ट हो सकता है। तो इससे जो एरर आएगा दैट इज द एरर ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज। ठीक है। तो सी इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होते हैं दैट इज ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। दे में बी ड्यू टू दी सी अगर नीडल जो है वो स्ट्रेट नहीं है प्रॉपरली, पाइवोट उसका ठीक नहीं है, पाइवोट बेंट है, ठीक है, स्लगिश नीडल है, ब्लंट पाइवोट पॉइंट है। मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएंगे वो इन 2-3 चीजों से होते हैं। ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है ना अक्सर इससे ये रीडिंग जो है ये मिट जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो नीडल है इसमें बेंडिंग आ जाती है या खराब हो जाता है, अक्सर गिर जाते हैं ना स्टूडेंट से या ऑपरेटर से, तो इसका जो पाइवोट है ये खराब हो सकता है। तो इस वजह से जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है। पर्सनल एरर क्या होगा कि अगर आप प्रॉपरली उसको लेवल ना करें, ठीक है, उसकी प्रॉपरली सेंटरिंग ना करें, मीन अगर सेंटरिंग जो है वो इनएक्यूरेट हो, ठीक है, या जिस चीज को आप साइट करते हैं ना तो यहाँ पे जो आई वेन, ऑब्जेक्टिव वेन और
रेंजिंग रॉड जो लगा होता है स्टेशन पे, इन तीनों को लाइन पे होनी चाहिए। तो अगर ये तीन प्रॉपरली लाइन पे ना हो, आपने प्रॉपरली बाइसेक्ट नहीं किया दोनों को, तीनों को, तो जाहिर बात है एरर आएगा। सो ये पर्सनल एरर होगा, ह्यूमन एरर होगा, ऑपरेटर एरर होगा, ठीक है। केयरलेसनेस इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप जो रीडिंग लेते हैं, ठीक है, सपोज अगर वो 22 है और आप उसको रीड करके जो बंदा नोट कर रहे हैं, आप उसको सपोज आप 21 कहते हैं, ठीक है। या सी यहाँ पे जो रीडिंग है सपोज 32 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और जो बंदा, एक बंदा नोट कर रहा होता है और एक बंदा जो है रीडिंग लेते हैं ना, तो सपोज अगर आपने रीडिंग ले ली 32 डिग्री और यहाँ पे जो राइटर होते हैं जो नोट करते हैं, सपोज अगर वो 23 लिखते हैं, ठीक है, 32 की जगह जस्ट 23 लिखते हैं, तो एरर आ गया ना ऑब्जर्वेशन में। दैट इज कॉल्ड द केयरलेसनेस ऑफ द रीडर और रिकॉर्डर, जो रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसको पर्सनल एरर कहते हैं, ठीक है। नेचुरल एरर जो है, दीज आर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिक्लिनेशन। सपोज अगर आज एक पॉइंट पे आप कंपास सेट कर लेना, वो आपको इस डायरेक्शन में नॉर्थ शो कर रहा है, सपोज 2-3 दिन बाद आप दोबारा यही पे कंपास सेट कर ले और आप ये डायरेक्शन में नॉर्थ शो कर रहा है, तो ये एरर जो आ रहा है ना, ये नेचुरल एरर है। और ये एरर जो है दैट इज ड्यू टू दी something which can affect the magnetic needle, for example iron है और स्टील है etc, ठीक है। या लोकल अट्रैक्शन उसको कहते हैं, अगर नियर बाई एरिया में इस तरह अट्रैक्टिव फोर्सेस हो कि वो मैग्नेटिक नीडल को इफेक्ट कर सके, ये नेचुरल एरर्स होंगे। आल्सो जो क्लाउड एंड स्टॉर्म्स होते हैं ना, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन जो होता है या मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। इर्रेगुलर वेरिएशन ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो एरर है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड नेचुरल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर को आप किस तरह जो है रिड्यूस्ड करेंगे, तो आपने प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट को यूज करना होगा जिसकी ग्रेजुएटेड डेस्क पे रीडिंग क्लियरली विजिबल हो, मैग्नेटिक नीडल उसका ठीक हो, पाइवोट उसका प्रॉपरली काम कर रहा हो, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली पर्सनल एरर जो है, आपने प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट को सेंटर करके उसको लेवल करना होगा, बाइसेक्शन प्रॉपर करनी होगी, टारगेट की रीडिंग और रिकॉर्डिंग का ख्याल रखना होगा, तो पर्सनल एरर जो है वो भी रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। और नेचुरल एरर जो है ये आप नहीं कर सकते, इसकी वजह से जो है एरर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो प्रिकॉशन क्या है? सो इन एवरी फील्ड वर्क रिलेटिव प्रिकॉशन टू बी टेकन टू मिनिमाइज द एरर। जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि आप इंस्ट्रूमेंटल एरर को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं पर्सनल एरर को, इंस्ट्रूमेंटल एरर को, ठीक है। तो इसको फिर प्रिकॉशंस कहते हैं। अच्छा जी, तो अभी तक हमने जो डिस्कस की दैट वाज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ द कंपास सर्वे, जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था और इस क्लास में हमने जो डिस्कस की, ठीक है, कि बियरिंग क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, रिड्यूस बियरिंग क्या होता है, ठीक है, फोर बियरिंग क्या है, बैक बियरिंग क्या है, कंपास सर्वे में कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, कंपास सर्वे में जो है टेम्पररी एडजस्टमेंट्स क्या हैं, कंपास सर्वे क्या है, किस लिए यूज होता है, ठीक है, और उसकी जो कंपास की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसको हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो दैट वाज द बैकग्राउंड। नाउ जो प्रैक्टिकल है कंपास से, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इनएक्सेसिबल पॉइंट, ठीक है। सपोज अगर दो पॉइंट्स हैं, पी पॉइंट है सपोज और क्यू पॉइंट है, इनके दरमियान सपोज यहाँ पे वाटर है, ठीक है, या कोई मार्शी एरिया है, या इस तरह एरिया है कि ये इनएक्सेसिबल है, मीन कि सपोज इसको आप प्रैक्टिकली सपोज मेजर नहीं कर सकते, सो दैट इज कॉल्ड द इनएक्सेसिबल पॉइंट। तो कंपास के जरिए हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा कंपास सर्वे का। एम क्या है? जस्ट टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
बिटवीन टू इनएक्सेसिबल पॉइंट्स। ठीक है, और इक्विपमेंट जो यूज होंगे, मेनली जो इक्विपमेंट होगा दैट विल बी द प्रिज्मेटिक कंपास, उसके लिए स्टैंड यूज होगा, चेन, टेप, रेंजिंग रॉड, पिग, plumb bob, hammer, field book, pencil, and eraser. These are the secondary equipment, or these are the accessories. Main equipment क्या होगा? That will be the prismatic compass. तो फिर उसकी सेट करने के लिए हमें स्टैंड रिक्वायर्ड होगी, सेंटरिंग के लिए प्लम बॉब रिक्वायर्ड होगी, और पिग लगाने के लिए हमें हमें हैमर रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और किसी स्टेशन को साइड करने के लिए रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड होगा। और ये दो पॉइंट इनएक्सेसिबल है, तो प्रोसीजर में हमने कोई मेजरमेंट्स लेने होते हैं तो इसके लिए चेन और टेप रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, रीडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए फील्ड बुक, पेंसिल और इरेजर रिक्वायर्ड होंगे। सो दीज आर द इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। ठीक है, अगेन प्रिंसिपल क्या है? वही प्रिज्मेटिक कंपास हम यूज करना है, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब देखें व्हाट इज द प्रोसीजर। प्रैक्टिकल क्या है? सपोज दो पॉइंट्स हैं, एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस को मेजर करना है, लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो कंपास के जरिए हम कोई कुछ रीडिंग्स लेंगे और उससे फिर हम इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। So it is required to find the distance between two points P and Q. Both P and Q are inaccessible, मीन वहां पे आप नहीं जा सकते, या इनके दरमियान जो है आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है? जो नियर बाई एरिया है वहां पे दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ओके, और सपोज ये ए बी लाइन जो है दैट इज फॉर एग्जांपल approximately parallel to PQ line। ठीक है, इस तरह दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेना कि उनके दरमियान जो लाइन है वो PQ को पैरेलल हो। ठीक है, सेलेक्ट टू स्टेशन ऑन द ग्राउंड सो दैट AB इज नियरली पैरेलल। नाउ इनके दरमियान डिस्टेंस मेजर कर लें। ग्राउंड पे आप जो दो पॉइंट सेलेक्ट करें ना वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो उनके दरमियान ये डिस्टेंस आप मेजर कर ले चेन के जरिए या टेप के जरिए, और अपने साथ नोट कर ले कि ए बी डिस्टेंस जो है दैट इज दिस वन। ठीक है, नाउ ए स्टेशन पे कंपास को सेट करके ये जो ए पी लाइन है इसका बियरिंग नोट कर लें, और ए क्यू लाइन का बियरिंग नोट कर लें, और ए बी लाइन का नोट कर ले। सी, ए पी का, ए बी का और ए क्यू का। समझ आ रहा है? सी, center and level the compass on station A and observe the bearing of line AP, AQ and AB। Suppose ये थीटा 1, ये थीटा 2 और ये थीटा 3। Is it clear? समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, अब देखिए, नाउ वी कैन फाइंड आउट दिस एंगल अल्फा। अल्फा क्या होगा जी? सी, हमने बियरिंग ऑब्जर्व कर ली ना, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तो अल्फा क्या हो जाएगा? θ2 माइनस θ1। गुड। और बीटा क्या हो जाएगा? ये बीटा दैट विल बी सर θ3 माइनस θ3 θ2। ओके। नाउ कंपास जो है उसको बी स्टेशन पे फिक्स कर लें, और इससे सी ए बी लाइन का बियरिंग ऑब्जर्व कर लें, ए पी लाइन का बियरिंग ऑब्जर्व कर लें, और बी क्यू, सी बी ए, बी पी और बी क्यू। यहां पे अगर आप कंपास सेट कर लेंगे ना तो नॉर्थ से
बी ए का बियरिंग आ जाएगा, बी पी का बियरिंग आ जाएगा और बी क्यू का बियरिंग आ जाएगा। 3 बियरिंग यहां से आ जाएंगे। ठीक है, सपोज ये थीटा 4 हो गया, ये थीटा 5 हो गया, ये थीटा 6 हो गया। ठीक है, और इससे सपोज आप ये एंगल फाइंड कर लें, गेमा, गेमा क्या हो जाएगा, थीटा 5 माइनस थीटा 4। ठीक है, सिमिलरली ये एंगल आप मेजर कर ले या कैलकुलेट कर लेना, थीटा 6 माइनस थीटा 5, तो ये सिग्मा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नाउ सी ये डायग्राम था ना, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 was observed, then we have calculated alpha and beta. Similarly, theta 4, theta 5 and theta 6 was observed, alpha and sigma was calculated. अब देखें, ए बी हमने मेजर किया हुआ है ना, ए बी हमने मेजर किया हुआ है, और सी इस ट्राइंगल को आप कंसिडर कर लेना, ट्राइंगल ए क्यू और बी। फर्स्ट इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लें, इस ट्राइंगल को। तो सी आपको साइन फार्मूला पता है, ए क्यू डिवाइड बाय, मीन अगर ये ए क्यू है ना, डिवाइड बाय दिस एंगल, ये एंगल क्या है, एंगल गेमा प्लस सिग्मा। सो ए क्यू डिवाइड बाय साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय, ये एंगल क्या होगा, कोई बता सकता है? दिस एंगल विल बी 180 माइनस बीटा प्लस गेमा प्लस सिग्मा। सी, गेमा प्लस सिग्मा प्लस बीटा, अगर इन 3 एंगल को आप 180 से सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा ना। सी, साइन ऑफ 180 माइनस बीटा प्लस गेमा प्लस सिग्मा, AQ divided by sine of 1 is equal to AB divided by sine of this one. So see, बीटा गेमा सिग्मा ये गिवन है, AB गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AQ आ जाएगा, AQ आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, सिमिलरली अगर ये देखें ट्राइंगल ए, ये देखें ना, ए क्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, नाउ दूसरे ट्राइंगल को कंसिडर कर लें, ए पी क्यू, ये ए पी क्यू को कंसिडर कर लें, ए पी क्यू। अब इसमें क्या है, ए क्यू जो है दैट इज गिवन। ठीक है, या यहाँ पे देखिए मैं तो ठीक, वो हमने जो फाइंड कर दी वो क्या था, सी अल्फा जो है दैट विल बी इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, बीटा विल बी इक्वल टू थीटा 3 माइनस थीटा 2, gamma will be equal to theta 5 minus theta 4 and sigma will be equal to theta 6 minus theta 5। ठीक है, प्रैक्टिकली आपने क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस को मेजर करना है और 3 बियरिंग यहाँ पे मेजर करने हैं और 3 बियरिंग यहाँ से मेजर करने हैं, तो आपके पास अल्फा बीटा गेमा और सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये देखें पी बी, ठीक है, ये जो पी बी लाइन है ना, पी बी डिवाइड बाय इसका अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा एंड बीटा, सो साइन अल्फा बीटा दैट विल बी इक्वल टू सी ए बी
डिवाइड बाय ये ए बी लाइन है ना, तो ए बी लाइन का अपोजिट एंगल क्या है, ये ठीक है, ट्राइंगल ए पी एंड बी, इसमें हमने क्या ले ली, पी बी डिवाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल। तो ये एंगल क्या होगा, दैट विल बी 180 जी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये सारे एंगल्स गिवन है, ए बी गिवन है, वी विल गेट पी बी आ जाएगा। सिमिलरली आप क्यू बी फाइंड कर लें, ये जो क्यू बी है, सी पी बी तो आ गए ना, पी बी। अब इस ट्राइंगल से सी वन साइड इज गिवन, इसका अपोजिट एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो हमारे पास ये इसका अपोजिट साइड आ जाएगा, ठीक है, ए बी डिवाइड बाय साइन ऑफ दिस वन, ठीक है, ये साइन बीटा एक्चुअली यहाँ पे है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पे आ जाएगा, सो यू विल गेट द क्यू बी। अब देखिए हमारे पास ये क्यू बी साइड दिया गया, ठीक है, ये पी बी साइड हमने कैलकुलेट कर दी और बी क्यू साइड हमने कैलकुलेट कर दी। नाउ रिक्वायर्ड क्या है, दिस वन, ये साइड रिक्वायर्ड है। सो हमारे पास वो फार्मूला है ना कास का कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी मल्टीप्लाइड बाय क्यू बी मल्टीप्लाइड बाय cos of angle between these two which is sigma। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप साफ कर लें, पी बी गिवन है, क्यू बी गिवन है, ये सिग्मा एंगल गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके अंडर रूट ले लें, सो यू विल गेट दी पी क्यू। सो दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू इनएक्सेसिबल पॉइंट। कुछ समझ आ गया कि नहीं? Yes. आ गया सर। अच्छा, जस्ट क्या है अगेन, जस्ट अगर दो पॉइंट हैं जो इनएक्सेसिबल हो, तो आपने प्रैक्टिकली क्या करना होगा कि ग्राउंड पे दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें कि जो एक्सेसिबल हो, उनके दरमियान ये डिस्टेंस मेजर कर लें, फिर ए पॉइंट पे कंपास को फिक्स करके ए पी, ए क्यू और ए बी का बियरिंग ऑब्जर्व कर लें, फिर बी स्टेशन पे कंपास को सेट करके बी ए, बी पी और बी क्यू इन तीन लाइन की बियरिंग ऑब्जर्व कर लें और बाकी फिर कैलकुलेशन कर लें, सो यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू लाइन। ठीक है, एक पार्ट ये है। सेकंड पार्ट जो है कंपास सर्वे का, दैट इज द ट्रैवर्सिंग। ठीक है, सपोज अगर ये एरिया है ना, इस एरिया को या इस एरिया की आपने प्लॉटिंग करनी है, उसका सपोज आपने मैप ड्रॉ करना है, प्लॉट ड्रॉ करना है, तो कंपास के जरिए आप इसकी डेटा किस तरह लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट से हम कह रहे हैं कि जो जिस एरिया का आप सर्वे कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने क्या करना है कि वहां पे आप बाउंड्री स्टेशंस को डिफाइन कर लें, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, व्हाट इज द एम, जस्ट टू प्लॉट द प्लेन ऑफ द गिवन एरिया। ठीक है, ग्राउंड पे जो एरिया है ना, उसको आप शीट ऑफ पेपर पे ट्रांसफर कर ले, उसको आप उसका प्लॉटिंग कर ले, उसकी आप प्लेन प्लॉट कर ले। अगेन जो इक्विपमेंट यूज होंगे, द मेन इक्विपमेंट विल बी कंपास, बाकी तो ये एक्सेसरीज हैं। ठीक है, प्रोसीजर क्या है या उसके जो प्रिंसिपल हैं, दैट इज द ट्रैवर्सिंग, और ट्रैवर्सिंग जो है दैट इज द फ्रेमवर्क by the combination or the connection of different survey line। ठीक है, ये जो सीरीज होता है ना कंट्रोल पॉइंट्स का, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, इनको सर्वे पॉइंट्स कहते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं, स्टेशन पॉइंट्स कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट पॉइंट्स कहते हैं।
ठीक है, तो ये जो सीरीज ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स है, इनको अगर आप ज्वाइन कर लें तो ये कंट्रोल लाइंस होंगे, सर्वे लाइंस होंगे। तो इनका जो ये फ्रेमवर्क है दैट इज कॉल्ड द ट्रेवर्स। ठीक है, और सी ये बी जो है ना, दैट विल बी विजिबल फ्रॉम सी एंड ए। सिमिलरली सी जो है दैट विल बी विजिबल फ्रॉम बी एंड डी। एक स्टेशन जो है वो दो स्टेशन से विजिबल होगा, दो एडजेसेंट स्टेशन से विजिबल होगा, प्रीवियस स्टेशन से एंड फॉरवर्ड स्टेशन से। ठीक है, द सर्वे लाइन जॉइनिंग द कंट्रोल पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रेवर्स लाइन। इसको ट्रेवर्स लाइन कहते हैं, सर्वे लाइन कहते हैं, कंट्रोल लाइन कहते हैं, बाउंड्री लाइन कहते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस मेथड हम क्या करते हैं कि ये जो लीनियर मेजरमेंट्स होते हैं they are taken with the help of chain or tape, okay? और हर एक लाइन की हम बियरिंग ऑब्जर्व करते हैं। रिमेंबर, प्रैक्टिकल का पर्पस क्या है? जस्ट टू ट्रांसफर द मैप फ्रॉम द ग्राउंड इनटू शीट ऑफ पेपर। तो ग्राउंड पे आपका जो एरिया है, पहले वहां पे कंट्रोल पॉइंट्स डिफाइन कर लें, फिर उन कंट्रोल पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको मेजर कर लें, और उन लाइन की, उन कंट्रोल लाइन की, उन ट्रेवर्स लाइन की बियरिंग को ऑब्जर्व कर लें। तो ये दो डेटा जो है ये यूज होगा प्लॉटिंग के लिए। ठीक है, उस एरिया की प्लेन को प्लॉट करने के लिए। और मीन हर एक स्टेशन पे आप एक लाइन की, सपोज अगर ये ए स्टेशन है ना, तो ए बी का 4 बियरिंग आप नोट कर लें, फिर बी स्टेशन पे जाके बी ए का एक बियरिंग नोट कर लें, और बी सी का 4 बियरिंग नोट कर लें। समझ आ रहे? मीन एक स्टेशन पे आपने दो रीडिंग्स लेनी होगी ना। सपोज अगर ये स्टार्टिंग स्टेशन है तो ए बी लाइन का 4 बियरिंग नोट कर लें, फिर बी स्टेशन पे जाएं, बी ए का बैक बियरिंग नोट कर लें, और बी सी का 4 बियरिंग नोट कर लें, फिर सी स्टेशन पे जाएं, सी बी का बैक बियरिंग नोट कर लें, और सी डी का 4 बियरिंग नोट कर लें, फिर डी स्टेशन पे जाएं, डी सी का बैक बियरिंग नोट कर लें, और डी ई का 4 बियरिंग नोट कर लें। इस तरह ये बैक बियरिंग हम क्यों नोट करते हैं? सी यहां से आपने 4 बियरिंग नोट किया हुआ है ना, वहां से आप बैक बियरिंग नोट कर लें, और दोनों का डिफरेंस ले ले। अगर 180 आ रहा है तो आपने ऑब्जर्वेशन करेक्टली नोट की है। अगर दोनों बियरिंग्स के दरमियान डिफरेंस 180 नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि आपने कहीं पे एरर किया हुआ है, गलती की हुई है। ठीक है, तो आपने एक लाइन की दोनों बियरिंग को नोट करके फिर चेक करना होगा। ठीक है, और अगर इनसाइड कोई डिटेल है तो वहां पे अपसेट लेके उसकी भी बियरिंग जो है उसको ऑब्जर्व कर ले। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा? यही तो ट्रेवर्सिंग है जो हमने डिस्कस की। और एक पॉइंट याद रखें कि सपोज ये ए से आपने स्टार्ट किया हुआ है ना, ए बी सी डी ई और दोबारा ए, तो इसको क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं। और सपोज अगर आपके पास एक कैनाल है या एक रोड है, तो रोड इस तरह होता है ना, एक डायरेक्शन होता है फिर दूसरा डायरेक्शन, वो दोबारा एंड पॉइंट जो होता है वो दोबारा स्टार्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन नहीं हो रहा, तो इसको ओपन ट्रेवर्स कहते हैं। ठीक है, जस्ट माइंड में रखे द डिफरेंस बिटवीन क्लोज ट्रेवर्स एंड ओपन ट्रेवर्स। एंड ट्रेवर्स इज जस्ट अ फ्रेमवर्क ऑफ सर्वे लाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वे लाइन। ठीक है, अच्छा, अब प्रोसीजर क्या होगा? तो एक तो ये कि आपने फील्ड वर्क पे डेटा कलेक्ट करना है, और फिर ऑफिस वर्क में आपने उसकी प्लॉटिंग करनी होगी। ठीक है, तो फील्ड पे हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट द ट्रेवर्स स्टेशन। जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं ना कि जो एरिया है उस एरिया की कंट्रोल पॉइंट्स आप डिफाइन कर लें। दैट विल बी द ट्रेवर्स स्टेशन, दैट विल बी द कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, सपोज हमारे पास ये 4 स्टेशन आ रहे हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, along the boundary of the, so the traverse station must be chosen such a way that the preceding and succeeding station must be visible. See, जिस तरह हमने डिस्कस की कि B से
ए और सी विजिबल होगा, सी से डी और बी विजिबल होगा, ठीक है। प्रीवियस और फॉरवर्ड स्टेशन जो है दे मस्ट बी विजिबल, बिकॉज फिर जब आप बियरिंग लेते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस स्टेशन को साइड करते हैं और फॉरवर्ड स्टेशन को अपने साइड करना होगा, ठीक है। फिर सेट अप द प्रिज्मेटिक कंपास ऑन अ ट्राइपॉड ओवर स्टेशन ए पे कंपास को प्रॉपरली सेट कर लें। सेट का मतलब क्या होगा, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग, ठीक है। कंपास को प्रॉपरली सेंटर कर देना, वहां पे पिग लगाया होगा आपने, उसके ऊपर लेवल कर दे, सेंटर कर दे और फोकस कर दे, तो जो नीडल होगा वो फ्री हो जाएगा ना, जो कंपास का जो नीडल है या जो ग्रेजुएटेड डिस्क है वो फ्री हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन वो नीडल आपको दे रहा है वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ठीक है। फिर कंपास की जो केसिंग होती है ना उसको रोटेट कर लें। बी स्टेशन के ऊपर यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा होगा, तो उसकी जो आई वेन, ऑब्जेक्टिव वेन और रेंजिंग रॉड, इन तीनों को इन लाइन कर लें, बाइसेक्ट कर लें और अपने साथ जो है रीडिंग को नोट कर लें, ठीक है। सो दैट विल बी द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, ये ए बी लाइन का होल सर्कल बियरिंग आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली फर्दर इसको इस साइड पे भी रोटेट कर लें तो ये ए डी लाइन का बियरिंग आ जाएगा आपके पास। सी ए बी का जो बियरिंग होगा ना वो 4 बियरिंग होगा, और ये ए डी का जो बियरिंग होगा ये बेक बियरिंग होगा, बिकॉज हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ए डी जो है ये आपने इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपका बेक बियरिंग नोट हो, बियरिंग होगा, ये अपने साथ नोट कर लें, ठीक है। फिर बी स्टेशन पे जाएं, वहां पे कंपास को सेट कर लें, सेंटर, लेवल एंड फोकस कर लें। तो जो नीडल का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ होगा। पहले बी ए का बियरिंग नोट कर लें, ये बेक बियरिंग आ जाएगा ना, तो ए से आपने जो 4 बियरिंग नोट किया था वहां से उसका डिफरेंस ले ले कि अगर 180 आ रहा है तो आपकी रीडिंग ठीक है, और फिर बी सी का 4 बियरिंग नोट कर लें, ठीक है। फिर कंपास को शिफ्ट करके सी स्टेशन पे जाएं। सी स्टेशन से कंपास को जब आप सेट करेंगे ना, सेंटर, लेवल और फोकस करेंगे तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन देगा। तो ये सी बी का बेक बियरिंग आ जाएगा और सी डी का 4 बियरिंग नोट कर लें, ठीक है। तो जस्ट आप हर एक लाइन का नोट कर लेना कि ए बी का 4 बियरिंग क्या है, 4 बियरिंग क्या है और बेक बियरिंग क्या है, और बी सी का 4 बियरिंग क्या है और बेक बियरिंग क्या है, और इनका डिफरेंस लेते जाए कि आपको पता चले कि आपकी रीडिंग जो है ये ठीक आ रहे हैं, और इस तरह आप आखिर स्टेशन पे जाए। You can also measure the distance between A, B, B, C, C, D and D, A, ठीक है। तो ये फील्ड वर्क होगा। Here, similarly complete the work on remaining station C, D and E। बाकी स्टेशन मीन सी ए स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट सेट करके ए बी का बियरिंग ऑब्जर्व कर लें, फिर बी पे जाएं, ए बी का बेक बियरिंग ले लें और बी सी का 4 बियरिंग ले लें, फिर सी पे जाएं, जस्ट अपने साथ नोट कर लेना इस तरह। ए स्टेशन पे उसका ए बी का लेंथ क्या था, वहां पे ए बी का बियरिंग क्या है, ठीक है। फिर बी पे आप चले गए तो बी सी का लेंथ क्या था, उसका बियरिंग क्या है, फिर सी पे आप चले गए तो सी डी का लेंथ क्या है, उसका बियरिंग क्या है। तो हर एक लाइन का बियरिंग नोट कर ले और हर एक लाइन का लेंथ ऑब्जर्व कर ले, लेंथ मेजर कर ले टेप या चेन के जरिए, ठीक है। ये फील्ड वर्क होगा। क्लियर, समझ आ रहा है इसकी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपके पास जब डेटा आ जाए तो अब हमारा काम क्या है, हमने प्लॉटिंग करनी है, प्लेन ड्रॉ करना है, विच इज द ऑफिस वर्क, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड की हुई है ना वो आपके पास टेबल में होगा। उसकी अगर सपोज अगर कोई मैग्नेटिक नीडल की कुछ एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं या लोकल एरर है, उसको ख़त्म कर लें। उसकी अपनी मेथड है वो हम करेंगे प्रैक्टिकली।
ठीक है, तो आपके पास जस्ट करेक्टेड बियरिंग आ जाएंगे ना, हर एक लाइन का बियरिंग आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, सी ये शीट ऑफ पेपर है आपके पास, एक शीट है, तो एक पॉइंट से जस्ट स्टार्ट ले ले। सपोज यहाँ पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। रिमेंबर, जब भी आप प्लेन ड्रॉ करते हैं तो नॉर्थ हमेशा हम वर्टिकल लेते हैं, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेटिव सिंबल होते हैं वो शीट ऑफ पेपर पे राइट टॉप कॉर्नर पे होता है कि नॉर्थ इस डायरेक्शन पे है। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, जस्ट एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना, ये आपको नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और सपोज ये पॉइंट जो है ये आपका ए पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप कंपास को रखें, सॉरी प्रोटेक्टर को रखें। अक्सर सर्कुलर प्रोटेक्टर अवेलेबल होते हैं स्टोर्स में जिसमें 360 डिग्रीज तक होते हैं। आप लोगों के पास तो वो होंगे ना, डी जिसको कहते हैं प्रोटेक्टर। नाउ सी आपके पास ए बी लाइन का बियरिंग गिवन है और उसका डिस्टेंस गिवन है। तो सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लें, रेफरेंस डायरेक्शन को ड्रॉ कर लें, ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और सपोज ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टर को रखें, ठीक है। और बी पॉइंट जो ए बी का जो एंगल है ना, जो बियरिंग है, उस एंगल पे एक पॉइंट लगाएं। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस कितना है, सपोज 120 फीट है, तो इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं ना स्केल पे, ठीक है। सपोज अगर आपका स्केल है कि 1 इंच ऑन द शीट इज इक्वल टू 10 फीट, तो इसका स्केल क्या होगा, 12 इंच होगा। तो 12 इंच का एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो ये आपके पास बी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वही रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस वन, तो ये नॉर्थ होगा। अब इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रख के बी सी लाइन का वो एंगल लेके एक पॉइंट लगाएं। अब सपोज बी सी का डिस्टेंस जो है वो 90 फीट है, तो 9 इंच का एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो ये सी पॉइंट आ जाएगा ना। अब यहाँ पे एक रेफरेंस डायरेक्शन ड्रॉ कर लें नॉर्थ का, और इसी पॉइंट से अगेन प्रोटेक्टर की जरिए सी डी का बियरिंग पॉइंट लगाएं। अब सपोज सी डी डिस्टेंस जो था वो 100 फीट है, तो 10 इंच का एक लाइन ड्रॉ कर लें, समझ आ रहा है। तो ये आपका डी पॉइंट होगा ना। फिर डी पॉइंट से डी ए का वो बियरिंग ले लें, और सपोज वो डी ए जो है वो आपके पास सपोज 140 फीट है, तो 14 इंच का लाइन ड्रॉ कर लें। अब देखें सपोज ये यहां पे आ गया डी ए, वो वापस इसके साथ मीट नहीं हो रहा, तो ये फिर क्लोजिंग एरर होता है, समझ आ रहा है। इसको फिर क्लोजिंग एरर कहते हैं। होना तो ये चाहिए कि जब आप डी ए को ड्रॉ कर लें वो एग्जैक्टली वो इनिशियल पॉइंट तक आना चाहिए, तो फिर क्लोजिंग एरर नहीं होगा। लेकिन इस तरह कभी नहीं हो सकता, बिकॉज आप जब मेजरमेंट लेते हैं या प्लॉटिंग करते हैं तो ह्यूमन एरर आ सकते हैं या इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकते हैं, ये कैलकुलेशन में एरर आ सकते हैं। तो आपका जो क्लोजिंग पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मीट नहीं हो रहा, तो इसको फिर क्लोजिंग एरर कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्लॉट है या मैप है वो गिवन एरिया का, वो आपने ड्रॉ कर दी शीट ऑफ पेपर पे, तो इसको फिर ऑफिस वर्क कहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, एक ये सॉलिड लाइन है और एक ये डैश्ड लाइंस हैं। डैश लाइन जो है दैट इज द ओरिजिनल मैप ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और ये जो सॉलिड लाइन है इसकी सपोज आपने सर्वे की है और फिर आप जब उसकी प्लॉटिंग करते हैं ना, तो ये एंड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मीट नहीं हो रहा,
तो ये फिर इसको एरर कहते हैं, इसको क्लोजिंग एरर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? तो ग्राउंड पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अगेन एरिया की कंट्रोल स्टेशन को डिफाइन कर लें, फिर हर कंट्रोल स्टेशन से बियरिंग को नोट कर लें और दो स्टेशन के दरमियान उसका डिस्टेंस मेजर कर लें। तो फिर ऑफिस में हम उसको ट्रांसफर करते हैं शीट ऑफ पेपर पे, ये उसका प्लॉटिंग होगा। ठीक है, आसिम माइक ऑफ कर लें। इज इट क्लियर? Yes, sir. कोई क्वेश्चन है तो आप Yes, sir. जी, अगर कोई क्वेश्चन